हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 23rd of November के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द फार्मर्स प्रोटेस्ट। सो व्हाट हैपेंड, राकेश टिकैत राकेश टिकैत ने अदर फार्म लीडर्स के साथ मिलकर लखनऊ में किसान महापंचायत करी। मतलब जितने भी फार्म यूनियंस है, फार्म यूनियन से फार्म लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात करी और फर्दर डिस्कशन किया कि भैया हमारा जो एजेंडा था 3 फार्म लॉज को के वापस करने का, रिपील करने का, वो तो गवर्नमेंट ने कर दिया है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए आगे चल के? क्या हमें ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो स्टिल ये चल रहा है, क्या हम इसको एंड कर दें या कंटिन्यू रखें? और कंटिन्यू रखें तो किस बेस पे कंटिन्यू रखें? तो फाइनली उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और अदर चीजें हैं, है ना, और भी इश्यूज है फार्मर्स के, वो डिमांड जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले। क्योंकि उन्होंने बोला कि जब हम बात करते हैं 2011 की, तो 2011 में ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, और रिकमेंड किया था कि भैया एमएसपी पर एक लॉ बनना चाहिए। और उसमें रिकमेंडेशन में नरेंद्र मोदी ने भी हाँ बोला था, हाँ भाई जब तक लॉ नहीं बनेगा एमएसपी पे तो हम लोग ये आपको रिपोर्ट भेजते रहेंगे। मतलब फेवर में थे नरेंद्र मोदी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और तब भी ये फाइल पीएमओ पड़ी हुई है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। और इसी को लेकर फार्मर्स का कहना है जब तक हमारी सारी डिमांडें फुलफिल नहीं हो जाती तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। Moving further, so Tripura violence finds an echo in North Block. So what happened? कल कल और डे फॉर यस्टरडे एक इंसिडेंट हुआ त्रिपुरा में। और अराउंड त्रिपुरा में जो टीएमसी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्होंने बहुत ज्यादा उनके साथ, एक तो पुलिस ने भी उनको मारा और उसके साथ साथ पुलिस अपोजिशन है, अपोजिशन नहीं मारा। और एलिगेशन ये लगाया कि पुलिस ने जिन्होंने परपिटेटर्स है उन परपिटेटर्स की हेल्प करी, उनको डिफेंड किया। इसी के चलते तृणमूल कांग्रेस की जितने भी एमपीज हैं वो सब प्रोटेस्ट करने बैठ गए होम मिनिस्टर अमित शाह के घर के बाहर, ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर। फाइनली अमित शाह 4 घंटे बाद उनसे मिले और उनको एश्योर किया कि भैया अब नेक्स्ट टाइम हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है त्रिपुरा में मेंटेन रहे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को उसके साथ बुरा बर्ताव ना किया जाए। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को अरेस्ट करने से रिलीफ दे दी है ना। अब हुआ क्या, हमने एक न्यूज पढ़ी थी, एक समय हो गया, एक हफ्ते के ऊपर हो गया, हमने न्यूज पढ़ी थी कि होम मिनिस्टर, फॉरवर्ड होम मिनिस्टर अनिल देशमुख और परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया रिलीफ देने से। ओके, अब रिलीफ इज फ्रॉम अरेस्ट, ठीक है। लेकिन परमवीर सिंह ने बोला कि देखो आप हमें अरेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरेस्ट जो है, अरेस्ट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। आप अरेस्ट तब करोगे जब आपको लगता है कि जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन में, और मैं इंडिया में हूं, मैं आपकी जब चाहूं इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करूंगा। परमवीर सिंह ने एश्योर किया और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ ग्रांट कर दी फ्रॉम द अरेस्ट। अब अनिल देशमुख मिनिस्टर है भाई, वो झूठ भी बोल सकता है, बट दिस इज एन ब्यूरोक्रेट पर्सन, शायद झूठ ना बोले, है ना, नहीं भागेंगे। और उन्होंने ये एश्योर किया कि मैं अपनी कंट्री में ही रहूंगा, वेरी मच इन द कंट्री, और अब्रॉड कभी नहीं जाऊंगा जब तक ये केस चल रहा है। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम लोग 10 दिसंबर को मुल्ला पेरियार डैम का जो इशू है उसकी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अब ये मुल्ला पेरियार डैम जो है, ये 126-year-old डैम, इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स, केरला एंड तमिलनाडु। क्योंकि ये है तो केरला में, बट इसको रेगुलेट करता है कौन? तमिलनाडु गवर्नमेंट। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी करी थी, ब्रिटिशर्स और तमिलनाडु, उस समय ट्रेवेंकोर के बीच में लीज एग्रीमेंट हुआ था, है ना। तो और ये बना ट्रेवेंकोर, मतलब आज के प्रेजेंट समय में आपका केरला है, बना ट्रेवेंकोर में था। और ब्रिटिशर्स मतलब तमिलनाडु एडमिनिस्ट्रेशन था, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनके बीच में वो तो मद्रास प्रेसिडेंसी रेगुलेट करेगा 200 साल तक, रेगुलेट करता हुआ आ रहा है। नो सॉरी, नॉट 200 ईयर्स, 999 ईयर्स, मतलब 1000 ईयर्स तक। तो इसी को लेकर केरला हमेशा बोलता रहता है कि भाई सेफ्टी इश्यूज हैं तो आप नया डैम बनाइए। लेकिन तमिलनाडु बिल्कुल फर्म है, बोलता है कि नहीं भाई, दिस इज हाइड्रोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली एंड सेस्मिकली सेफ है, ये किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग फर्दर, एक और न्यूज है ये वाली, आई जस्ट forget to mark this news, and that is about the Andhra Pradesh to rework law on 3 capitals move. So आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल प्रेजेंट किए गए और दोनों बिल जो हैं, जो 3 कैपिटल बिल्स थे,
है ना, 3 कैपिटल बिल प्रेजेंट हुआ था। The name of the bill is आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट, जिसमें 3 कैपिटल बनाने की बात की गई थी, कुरनूल, विशाखापट्टनम एंड अमरावती। उसको अब वापस लिया जा रहा है ना, उसको वापस लिया जा रहा है, उस एक्ट को वापस लिया जा रहा है कि हम लोग इस एक्ट को रिपील करते हैं और एक नया एक्ट लेके आएंगे 3 कैपिटल्स को लेकर। वो ज्यादा ही तरीके से क्लैरिफिकेशन लेके आएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्लैरिटी नहीं है कि भाई ऐसी चीजें क्यों हैं। जैसे कि हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, सॉरी, हाईकोर्ट ने क्वेश्चन ही पूछ लिया था आपका, आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने, कि आप जुडिशियल कैपिटल का मतलब क्या होता है, आप हमें ये बताओ। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि ये वाला जो एक्ट था इसको हम लोग रिपील कराएंगे। रिपील करने के बाद हम लोग एक नया बिल प्रेजेंट करेंगे, वो भी 3 फार्म लॉ, 3 कैपिटल्स को लेकर ही होगा। हम लोग उस पर फर्म है, हम लोग 3 कैपिटल्स बना के रहेंगे, ये उन्होंने बोला है। हाँ, हम लोग अब ज्यादा क्लैरिटी देंगे, अब ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम लोग आएंगे कि लोग आगे चलकर जिनको प्रॉब्लम्स है वो केस फाइल ना करें, और जो लोग केस फाइल करें तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ ले खुद। हम लोग इतनी क्लैरिटी लेके आएंगे, ये चीज बताया गया। दिस इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, सो हमने एक न्यूज पढ़ी थी दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड कि बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन के चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा और स्कूल खुलेंगे नहीं। तो उस स्कूल को लेकर गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया है कि भैया स्कूल फर्दर नोटिस तक नहीं खुलने वाले, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन पे जो हमने बैन लगाया था उसको हम लोग लिफ्ट करते हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी जो है वेरी पुअर में आ गई है, और वेरी पुअर में ही है। वैसे वर्स्ट भी होती है, सीवियर भी होता है, लेकिन सीवियर कैटेगरी से हम लोग वेरी पुअर में आ गए। तो उसको और थोड़ा सा और अच्छी कैटेगरी में आने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि हम लोग 585 टीम्स भेजेंगे सारे कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट्स को मॉनिटर करने के लिए, कि भाई देखिए और कहीं ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं फैल रहा है। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आप पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पंजाब में अब इलेक्शन होने वाले 2022 में, तो उन्होंने पंजाब में ही मिशन पंजाब लॉन्च कर दिया है अपनी पार्टी के लिए। और उन्होंने बोला है कि हमारे मैनिफेस्टो में एक और चीज है, वो चीज है कि अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म करती है इन द स्टेट ऑफ पंजाब, तो वो 18 साल की हर विमेन को 1000 रुपीज पर मंथ पे करेगा, जिन्होंने बोला है। तो अब देखा जाए तो ये बेसिकली पॉलिटिक्स ही है, ये उन्होंने वुमेन का वोट बैंक बना लिया कि भाई विमेन हमको वोट करे। मूविंग फर्दर, सो इसरो एस्पिनेज केस का जो इशू था, जिसमें साइंटिस्ट जो थे उनको, साइंटिस्ट को तो रिलीफ मिल गया है क्योंकि उनको गलत फंसाया गया था, लेकिन सीबीआई का कहना है, सीबीआई ने स्टेट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि देखो देखो इसरो का जो केस था वो इंडिया के लोगों को इंडिया के लोग कर ही नहीं सकते थे, उसमें फॉरेन पावर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि इंटरेस्ट फॉरेन पावर्स का था, है ना। तो जिसके चलते फॉर्मर पुलिस जो है, जिन्होंने अरेस्ट किया था, उस इसरो केस में इन्वॉल्व थे, आईबी ऑफिशियल्स जो भी उस केस में इन्वॉल्व थे, और अभी एंटीसिपेटरी बेल पे उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल रखी है, उनको नोटिस इशू किया गया कि भैया आइए अब क्लैरिटी दीजिए, आपके साथ इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी, ठीक है। मूविंग फर्दर, सो इस स्टेट पेज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है, तो नहीं पढ़ना है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी एडिटोरियल पेज, तो हम एडिटोरियल पेज की बात करें तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द फॉलोइंग शॉट, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था, एंड दैट इज अबाउट दी आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। इसको डिस्कस, इसको आप खुद पढ़े, है ना। अगर कोई भी इशू आता है तो कल का एडिटोरियल, कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लें, कल के न्यूज़पेपर में हमने पूरा समझाया था इस चीज को लेकर, उसी को फर्दर आगे बढ़ाया गया है, उसी, और बहुत सारी चीज रिपीटेटिव भी हैं, ठीक है। तो ये आप खुद पढ़ें, ये वाला एडिटोरियल खुद से पढ़ें, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकंड वन इज अबाउट द बिहार्स रीबिड फॉर ग्लोरी इज विद इन दी रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे, दिस वन। एंड द थर्ड एडिटोरियल दैट इज अबाउट दी कि इंडिया में फर्टिलाइजर सेक्टर में अभी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, तो इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी बिहार्स रीबिड फॉर ग्लोरी इज विद इन दी रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी। अब ये ऑथर बोलना क्या चाहते हैं, ऑथर ने बताया कि देखो अभी एक न्यूज आई थी कि यूपीएससी एग्जामिनेशन 2020 में शुभम कुमार, जो कि बिहार से टॉप करते हैं,
जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने टॉप किया इस एग्जामिनेशन में। तो ऑथर ने बताया कि देखो बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आई आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट इज अबाउट कि वो बता रहा है कि 1997 में स्टेट की जीडीपी कितनी थी और अब कितनी है ना। ये रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार की सबसे ज्यादा लोएस्ट पर कैपिटा इनकम थी 1997 में, वो थी 4,000 रुपए, जो कि कंट्री के एवरेज से, इंडिया के एवरेज से 31% था। और वही बात अगर हम 2019-20 की करें तो भाई जो बड़ा है पर कैपिटा इनकम वो कितना हुआ 45,000, और नेशनल एवरेज की कितना है 33%। तो हम लोग सिर्फ बिहार ने 2% का इंक्रीमेंट मारा है, सिर्फ 2% का इंक्रीमेंट मारा है, वो भी नेशनल एवरेज में, है ना। नेशनल एवरेज जो कंट्री का एवरेज है पर कैपिटा इनकम का, उसका 1/3 पर कैपिटा इनकम बिहार में आता है, बिहार का पर कैपिटा इनकम है। और वही बात, दिस इज सिग्निफिकेंटली पुअर, ऑथर ने खुद बोला कि ये देखा जाए तो बहुत पुअर है। और उसके साथ साथ हम ये देखें, जो स्टेट 1997 में जो डबल था, वो अब एट प्रेजेंट डबल से 4 टाइम्स हो गया। तो वो स्टेट तो ग्रोथ कर गए, बट बिहार ग्रोथ नहीं कर पाया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया गोवा का। तो 1997 में जो गोवा का पर कैपिटा इनकम था वो 8 टाइम्स था, अब 22 ईयर्स बाद अब 10 टाइम्स हो गया। वहीं हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का 3 टाइम्स था 1987 में, अब 9 टाइम्स है ना। वहीं केरला की बात करें तो केरला का 3.62 टाइम्स था, अब 5 टाइम्स हो गया। और वहीं आप महाराष्ट्र का भी, महाराष्ट्र के केस में भी वही सिचुएशन है। और नीति आयोग की एक और रिपोर्ट आई थी, एंड द रिपोर्ट इज अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें बताया गया था कि बिहार ने 52 स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100, और बल्कि नेशनल एवरेज जो है, कंट्री का एवरेज है, वो 66 है। और इंडिया जितने भी, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, सबसे लोएस्ट रैंक पता है बिहार की है। और केरला ने टॉप किया है 75 स्कोर के साथ। तो अब ऑथर ने बताया कि हम बिहार की बात करें ना, तो बिहार एक समय पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था, है ना। अगर आप जाते हो बेसिकली, आप एंशिएंट पीरियड में और मिडिवल पीरियड में, एंशिएंट इंडिया की बात करें तो बिहार इज अ बेसिकली इज अ बोल सकते हैं इसे, वॉल्केनो में जो पॉइंट होता है ना, बेस पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, तो एक तरीके से बिहार इज अ बेस पॉइंट ऑफ द पावर, फोकल पॉइंट ऑफ द पावर, नॉट बेस पॉइंट, फोकल पॉइंट ऑफ द पावर, जो कि पूरे हमारे भारतवर्ष को रेगुलेट होता था। मॉडर्न एम्पायर लेके चलिए आप, गुप्ता एम्पायर लेके चलिए, मॉडर्न एजेस, गुप्ता एजेस, उसकी बात हम मुगल्स में भी आए तो मुगल्स और ब्रिटिशर्स के समय भी बिहार बहुत बड़ा, बहुत अच्छा प्रोविंस था, बहुत डेवलप प्रोविंस था, बहुत बेटर ऑफ प्रोविंस था। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अगर हम देखें तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस बिहार डिक्रीज हो गया, क्योंकि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑल्सो बिहार का जो पर कैपिटा इनकम था वो नेशनल एवरेज के 80% था। और अब 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद बिहार का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1/3 रह गया है नेशनल एवरेज के। ये ऑथर ने बताया। और वो भी इस समय, वो भी उस समय जब पावर हमारी देश के पास है, सरकार फॉर द पीपल ऑफ द पीपल है, तब ये बिहार की इतनी बुरी हालत है। तो उसका रीजन ऑथर ने खुद बताया, उन्होंने बोला क्रिमिनलाइजेशन इंडिया पॉलिटिक्स, करप्शन, ये मेन 2 रीजन है। अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होता, करप्शन नहीं होता, तो बिहार डेवलप करता। फिर उसके बाद ऑथर ने बताया कि एक और इशू है, दैट इज अबाउट द लिबरलाइजेशन एरा, कि 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन आया, एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो बिहार की ज्योग्राफिकल जो स्टेट थी, क्योंकि बिहार इज अ लैंड लॉक्ड नेशन, बिहार की कोस्टल नेशन तो है नहीं, उसके साथ साथ बिहार में पूर इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, पुअर गवर्नेंस एनवायरनमेंट भी था, जिसके चलते जो कंपनीज हैं वो बिहार में आई नहीं। तो अदर स्टेट्स तो ग्रोथ कर गए, बट बिहार ग्रोथ नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। और बिहार ने हमेशा डिमांड करी है सेंटर से कि भाई बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डालिए, और वो स्टेट असेंबली में अनोनिमसली पास हुआ, है ना। और इन्वेस्टमेंट में उसको इंसेंटिव मिलेगा। बट सेंटर जो है वो बिहार को लेकर इतना ज्यादा अभी इतना ज्यादा अभी फॉर्म नहीं है, क्योंकि सेंटर का भी कहना है, सेंटर ने बोला कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन स्टेट्स को दिया जाता है जहां पर हाईली टेराइन हो, जहां पर पहाड़ियां हो, पहाड़ी इलाका हो, नहीं है, जैसे उत्तराखंड। लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, तो भाई बिहार की तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है ना। और साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन हो, तो बिहार का ट्राइबल पॉपुलेशन था
लेकिन जब बिहार का डिसइंटीग्रेशन हुआ 2000 में, जब झारखंड बन गया, तो ट्राइबल पॉपुलेशन भी कम हो गई। तो आप किस बेस पे इस स्टेटस के लिए क्वालिफाई करते हो? तो जब आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, तो आपको हम कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाल दें? ये ऑथर का कहना है। फिर ऑथर ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बताया। तो ऑथर ने बताया कि देखो, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम बात करें तो हाँ, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो नेशनल एवरेज के 3 टाइम्स ज्यादा है। 2019 में 1102 पर्सन थे पर स्क्वायर किलोमीटर में। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि नेशनल एवरेज के 3 टाइम्स है। और देखा जाए तो जिस हिसाब से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो एक समय में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी होगी, ये तो कंफर्म है ना? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग जब रोड्स की बात करते हैं तो रोड्स में बिहार ने अच्छा प्रोग्रेस किया। हम लोग थर्ड पोजीशन पे आते हैं इन इंडिया स्टेट की फील्ड में, आफ्टर केरला एंड वेस्ट बंगाल। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल यूनिवर्सली बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स भी ठीक तरीके से, कोई वर्स्ट नहीं है, है ना? एजुकेशन इंप्रूव हुआ है। हाँ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, आप ये बोल सकते हो एजुकेशन इंप्रूवमेंट, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हुआ है, बट क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। क्योंकि हाँ, पटना में अभी भी देखोगे तो पटना में कॉलेज है, पटना में साइंस कॉलेज है, पटना में मेडिकल कॉलेज है, जो कि ब्रिटिशर्स के समय बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज हुआ करते थे, जैसे अभी आईआईटीज है, वैसे कॉलेज हुआ करते थे। कॉलेजेस तो हैं, इंस्टीट्यूशंस तो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं किया। ये ऑथर का कहना है। फिर लास्ट में उन्होंने यही बोला है कि भाई, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एमपीज और एमएलएस जब तक काम नहीं करेंगे, वोटर्स उनको पनिशमेंट नहीं देंगे, तब तक बिहार का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। ये वही स्टोरी बताई गई। ठीक है, वही ऑथर ने बताया गया। रीड इट, इंटरेस्टिंग सा है, तो बिहार की सिचुएशन के बारे में पता लगेगा आपको। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द रिफॉर्मिंग द फर्टिलाइजर सेक्टर। इस एडिटोरियल में ऑथर ने बताया कि देखो, जब हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर बहुत सालों से यूज किया जा रहा है, जब से एग्रीकल्चर चल रहा है। यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, तो यही तो होता है फर्टिलाइजर। ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो अलग होते हैं। फिर तुमने बोला कि देखो 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो फर्टिलाइजर का यूजेस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में फर्टिलाइजर इतना बनता नहीं था। यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इतना बनता नहीं था। लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर ज्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, तो इंडिया में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर आने लगा फ्रॉम दी एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू, और सस्ती मिलने लगी। फर्टिलाइजर सस्ता मिलने लगा इनिशियल पीरियड तक। तो पहले तो इंडिया में फर्टिलाइजर सस्ता था, लेकिन जब और ज्यादा फर्टिलाइजर आने लगा, तो फिर फर्टिलाइजर की जो क्या है डिमांड बढ़ी, तो प्राइजेस बढ़ गए, बहुत ज्यादा प्राइजेस बढ़ गए। तो फिर गवर्नमेंट ने, जबकि 1981 से लेके 1991 तक फर्टिलाइजर के प्राइस में कभी भी चेंज नहीं किया था अपने बजट में, लेकिन 1992 का जब बजट प्रेजेंट किया, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फर्टिलाइजर के प्राइसेस जो है वो 40% हाइक हो जाएंगे। मतलब जो फर्टिलाइजर अभी 100 रुपए का मिलता था, वो 140 रुपए का मिलेगा। लेकिन फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर प्राइस को रिड्यूस करना पड़ा 30% पर। फिर अगले साल यूरिया के प्राइस में 17% इंक्रीमेंट हुआ, इतना डिक्रीमेंट आ गया था। मतलब पहले 40%, 30%, अब 17%, इतना इंक्रीमेंट हुआ। तो फिर गवर्नमेंट को एक बात समझ में आई कि हमें अगर पॉलिटिक्स करना है और अपना बेस बना के रखना है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग हैं उनको हमें खुश रखना पड़ेगा। उनको खुश रखने का सबसे बड़ा फंडा क्या है कि आप फार्मिंग में उनको कुछ सब्सिडीज दो। तो सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दी फर्टिलाइजर सेक्टर में, और सब्सिडीज इतनी देने लगे कि हम लोग प्री लिबरलाइजेशन एरा पे जो फर्टिलाइजर मिलता था और अब जो फर्टिलाइजर मिल रहा है वो सेम वैल्यू में मिल रहा है फार्मर्स को। वैल्यू ज्यादा है लेकिन उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। मतलब जैसे कि हम बात करें तो प्री लिबरलाइजेशन एरा पे मिलता था 100 रुपए का फर्टिलाइजर, ठीक है, और अभी देखा जाए तो अभी फर्टिलाइजर अगर किसी कोई नॉर्मल आदमी खरीदेगा तो वो 200 रुपए का मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम लोग बजट में सब्सिडीज देना स्टार्ट कर देंगे फार्मर्स को। तो 100 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो फार्मर्स के लिए जो फर्टिलाइजर 200 रुपए का वो 100 रुपए का मिला। लेकिन फाइनेंशियल बर्डन आ गया किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। और यही ऑथर ने बताया कि अभी कुछ समय, वो समय दूर नहीं जब फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो अभी बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा अभी के बजट में। अभी के बजट की हम बात करें तो 79,000 करोड़ है, 79.5 थाउजेंड करोड़ है, इतना है, ये ऑथर ने बताया।
ओके। फिर लास्ट में ऑथर ने यही बोला है कि हमें 3 चीजों पर काम करने की जरूरत है। तो पहला काम करने की जरूरत क्या है? तो पहला काम करने की जरूरत है कि हमें डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी पड़ेगी। जो हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी हम कम कर देंगे। तो फिर अपने हिसाब से प्राइस को रेगुलेट करेंगे। पहली चीज उन्होंने बताई। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि एनबीएस मॉडल लेके आना पड़ेगा। एनबीएस मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मॉडल लेके आना पड़ेगा, जिसमें प्राइस जितना बढ़ेगा, जितना न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगा, उतनी सब्सिडी मिलती जाएगी। न्यूट्रिएंट्स कम होता जाएगा, सब्सिडी कम होती जाएगी। तो जिससे फूड भी अच्छा होगा, है ना। अब जैसे कि आपने एक बहुत लो लेवल का यूरिया डाल दिया तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, उसमें सब्सिडी कम मिलेगी। लेकिन आपने हाई क्वालिटी यूरिया डाला तो सब्सिडी आपको उस पर ज्यादा मिलेगी। ये बताया गया। थर्ड उन्होंने बोला है कि हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज भी पता करने पड़ेंगे जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता रहे। ये ऑथर ने बताया। तो मतलब हमें ऑर्गेनिक मतलब नॉन केमिकल फर्टिलाइजर पर मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें उसी लेवल पे लेके आना पड़ेगा। उस नॉन केमिकल फर्टिलाइजर को ऐसे बनाना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्शन उतना ही हो जितना केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते समय होता था, बल्कि उसके बेनिफिट ज्यादा हो। तब जाके फार्मर्स यूज करेंगे। ये 3 चीजें इंडिया को करनी पड़ेंगी, तब जाके हम जो फर्टिलाइजर सेक्टर में एक तरीके से रेवोल्यूशन लेके आ पाएंगे। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी नेशनल यूज। नेशनल यूज की हम बात करें तो पाकिस्तान ने ट्रांजिट अलाउ कर दिया है। इंडिया जो भेज रहा था वीट टू दी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले मना कर दिया था कि नहीं भाई, इंडिया की हेल्प हम क्यों पहुंचा पाकिस्तान में। पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान ने प्रेशराइज किया पाकिस्तान को झुकना पड़ा और पाकिस्तान को मानना पड़ा। और इंडिया आप प्रोटेस्ट ये कर रही है कि आपने लेट क्यों परमिशन दी और आप तो सिक्योरिटी डायलॉग में भी नहीं आए, तो पाकिस्तान को डांट पड़ रही है अब। मूविंग फर्दर, सो कल प्रेसिडेंट ने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए। अब गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? तो हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो गैलेंट्री अवार्ड्स इट्स अ टाइप ऑफ मिलिट्री अवार्ड्स, है ना। हम लोग कह सकते हैं मिलिट्री अवार्ड्स। एंड मिलिट्री अवार्ड्स भी बेसिकली दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है वॉर टाइम, एक होता है पीस टाइम। वॉर टाइम मतलब जब आप युद्ध लड़ रहे हो तब मिलता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो होता है वो परमवीर चक्र होता है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, इट्स परमवीर चक्र। फिर मिलता है महावीर चक्र, इज द सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। एंड वीर चक्र दैट इज थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, जो कि अभी किनको मिला? आपने सुना होगा ग्रुप कैप्टन, पहले तो बेसिकली विंग कमांडर थे, तुम्हारा आपका क्या नाम है, अभिनंदन वर्धमान, जो 2019 में जब एयर बालाकोट में स्ट्राइक करी थी तो एक इंडिया के जो पायलट थे वो पाकिस्तान में लैंड कर गए थे, तो पाकिस्तान आर्मी ने फिर बाद में उनको भेजा था। तो उनको वीर चक्र, ठीक है, उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और वीर चक्र इज दी व्हाट इज अ थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। उसके साथ साथ आपके पीस टाइम भी होते हैं। तो पीस टाइम में क्या आता है? अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। ठीक है, ये पीस टाइम है। तो पहले देखा जाए तो 1967 के पहले पहले अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3 हुआ करते थे। लेकिन अब इसको अशोक चक्र, शौर्य चक्र और आपका कीर्ति चक्र में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, पढ़ना जरूर। सिविलियन अवार्ड्स क्या होते हैं? भारत रत्न, परम विभूषण, परम भूषण और पद्मश्री, ये सारे होते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो यस, सो फाइनली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जिस पे काम कर रही थी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसको अडॉप्ट कर लिया है। बट कुछ क्लॉजेस को एग्जेम्प्ट करने की बात कर रहा है जेपीसी। और वो है क्या? और 30 कमेटी मेंबर्स ने इस पे अपना डिसेंट बताया है। अब वो है क्या? वो यही बेसिकली एक तो क्लॉज ये है कि भाई हम लोग जब चेयरमैन और ये सारी चीजें अपॉइंट करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होगा, इसको लेकर डिसेंट है। दूसरा डिसेंट ये है कि बहुत सारी एजेंसीज को एग्जेम्पशन मिल जाएगा इस बिल के अंदर, इस बिल के अंदर आने से, बहुत सारी एजेंसीज को, उसको लेकर डिसेंट बताया गया। तो फाइनली अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज अगेन। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि एनजीओज और कम्युनिटी लीडर्स जो है उनको उनको जो वैक्सीन ड्राइव्स है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए। अब वैक्सीन ड्राइव्स आप इंक्रीज कर दो, क्योंकि जब तक एनजीओ और कम्युनिटी लीडर्स ड्राइव्स को इंक्रीज नहीं करेंगे तो हम लोग जो ऐसा लेवल जहां पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं जा सकते, तो एनजीओ और कम्युनिटी लीडर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। ये बेसिकली बताया। आईसीएमआर के जो चीफ हैं बलराम भार्गव, उनका कहना है कि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया
कि हमें बूस्टर डोज देने की जरूरत हो। तो बेसिकली उन्होंने अगेंस्ट में बोला बूस्टर डोज के, अगेंस्ट में नहीं, उन्होंने बोला कि वो फेवर में नहीं है बूस्टर डोज के। क्या हम एविडेंस दीजिए ना कि बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़ रही हो किसी पर्सन को आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड। जब कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है, जब आपके पास कोई केस नहीं है, तो बूस्टर डोज देना क्यों है? सब फिट एंड फाइन है, क्यों किसी के बॉडी में एक और इंजेक्शन ठोकना है? ये उनका कहना है, सिंपल सा कहना है, और सही भी बात है। और अभी उन्होंने बोला कि अभी फोकस हमारा सेकंड डोज को लेकर है, अभी हम लोग सेकंड डोज से फोकस करेंगे। बूस्टर डोज तो बात की बात है, बाद में देंगे, जब सेकंड डोज से हमारा जो फोकस है जो हट जाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी है कि आपने कहां तक पहुंचे हो एक्स ग्राटिया कंपनसेशन देने के लिए फॉर द कोविड-19 विक्टिम्स। ये उन्होंने बेसिकली इंफॉर्मेशन मांगी है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, तो उड़ीसा ने अब ओपन कर दिया है अपना कंट्री फॉर दी फॉरेन स्टूडेंट्स एंड दी स्किल वर्कर्स नेक्स्ट मंथ से, फ्रॉम द दिसंबर। तो भाई इंडियंस के लिए भी अब थोड़ा सा पीस रहेगा, है ना। अब वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। एंड नेक्स्ट न्यूज, व्हाट हैपन, तो अभी एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप जो हुई थी यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो जो सब डील थी ऑस्ट्रेलिया ने साइन कर ली है यूएस और यूके के साथ। एक और डील साइन होगी, सब डील साइन हो गई। और वो सब डील यही है कि भैया जो इक्विप्ड जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है और ज्यादा प्रोवाइड करी जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, बाय द यूएस एंड यूके। ये डील साइन हो चुकी है। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।